हेलो दोस्तों, आपका इस आई सर्वोदय में स्वागत है। आज 17 मई, आज हमारा जो डेट है हमारा ये 17 मई है। आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। क्या पीटी मेंस और इंटरव्यू के असर पर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा आप लोगों को उसको नोट करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ताकि इससे क्या होगा कि आपका मेंस की जो तैयारी होगी आसान हो जाएगी और नोट्स उसका तैयार होते जाएगा चाहिए, और उसमें क्या पॉइंट लिखना है इसके बारे में भी जरूरी होना चाहिए जानकारी। तो देखा जाए तो आगामी जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है 69 बीपीएससी, अब तो और एक टीचर का भी एग्ज़ाम जुड़ गया है आपको, सुपर टेट का एग्ज़ाम, तो उसको भी आपको तैयारी करना है साथ में। हाल ही में हम लोगों का भी बैच है सुपर टेट की, अगर बात करें तो ये इवनिंग में स्टार्ट होने वाली, ये आपका 6:30 टू 8:30 रहेगा। ये हो सकता है अभी ये टाइमिंग है, आगे ये उसको बदलाव किया जा सकता है। तो फिलहाल अभी यही टाइमिंग में हमारी एक इवनिंग में बैच स्टार्ट होगी, शुरुआत होने जा रही है। तो इसको आपको जो भी अगर सुपरेट की तैयारी करना चाहते हैं उसको बेहतर तैयारी करवाई जाएगी। उसमें आपका टेस्ट का भी एक ऑनलाइन टेस्ट भी कराई जाएगी। हम लोग ऑनलाइन जो सुपरेट का टेस्ट है, ऑनलाइन भी टेस्ट का भी एक माध्यम है हम लोग का स्टार्ट, वो भी स्टार्ट हम लोग शुभारंभ होगी उसकी, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करना शुरू कर दें। सुपरेट का एग्ज़ाम आपका अगस्त तक होगा, देखिए। और अब इस पर अगर सिलेबस की अगर बात करें सुपर टेट की, तो उसमें आपको पूरा ओवरऑल जीएस की बात, जैसे उन्होंने जीएस का 1 to 5 के लिए अगर देखा जाए तो 150 का उन्होंने रखा है। मैं आपको ओवरऑल जीएस पढ़ लीजिए, जिसमें कि आप बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल सभी हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोलिटी और इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट जो भी जीएस में आते हैं, जैसे बीपीएससी सिविल में जो आते हैं, वो सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे और आपको एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करनी होगी। और उसमें कि कहते हैं 0.25 नेगेटिव की बात है, 1/4, 4/1 नेगेटिव आपका है। और वीडियो को जिन्होंने भी अभी तक शुरुआत शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है कि गरीबों को आरक्षण पर फिर सुप्रीम कोर्ट की मोहर। क्या कि संविधान पीठ ने खारिज की 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को जो था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, तो उसको खारिज कर दिया है। सामान्य सैनिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश की नौकरियों में 10% रिजर्वेशन पर जी जान पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से मोहर लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही ठहराने वाले फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग खारिज कर दिया है। उस पर जो मांग किया गया था उसको उन्होंने खारिज कर दिया है। और प्रधान न्यायाधीश जो टी वाई चंद्रचूड़ हैं की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीश की संविधान जो पीठ है, उसने भी सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि फैसले में जो है प्रत्यक्ष रूप से कोई खामी नजर नहीं आ रही है। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 7 नवंबर 2022 को 3-2 के मत से फैसला देते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने के संवैधानिक प्रावधान को 103वें संविधान संशोधन को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट में करीब 1 दर्जन याचिकाएं दाखिल हुई थी, जिनमें से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही ठहराने वाले फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई थी। अब यह कहा था संविधान के मूल ढांचे का नहीं होता उल्लंघन, मतलब 7 नवंबर 2002 को जस्टिस महेश्वरी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संविधान सम्मत घोषित करते हुए ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती देने वाले सभी याचिकाएं खारिज कर दी। उनका कहना था कि अधिक आधार पर आरक्षण देना और उस आरक्षण को एससी और एसटी और ओबीसी को बाहर रखने का संविधान मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं हो रहा है। यह संविधान के मूल ढांचे का नहीं पहुंचाता है। जस्टिस महेश्वरी ने यह भी कहा था कि आरक्षण के 50% का अधिकतम सीमा का उल्लंघन होने के आधार पर भी इस आरक्षण के संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 50% की सीमा गैर लचीली नहीं है। बराबरी के सिद्धांत का भी नहीं होता उल्लंघन। मतलब जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने जस्टिस महेश्वरी के फैसले की सहमति जताते हुए कहा था कि विधायिका लोगों की जरूरतों को समझती है, वह लोगों के आर्थिक बहिष्कार से अवगत है। इस संविधान संशोधन के जरिए राज्य सरकार को एससी, एसटी और ओबीसी से अलग अन्य के लिए विशेष प्रावधान कर एक सकारात्मक कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। और संविधान संशोधन में ईडब्ल्यूएस का एक अलग वर्ग के रूप में एक उचित परिकरण है, इससे बराबरी के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं कर सकता। उन्होंने फैसले में जनहित को देखते हुए आरक्षण की अवधारणा पर फिर से अपना विचार सुझाव दिया था। अब यह है कि जमीन के बदले नौकरी घोटाले में राजनेताओं के ठिकाने पर छापे। मतलब सीबीआई ने मंगलवार को रेलवे के नौकरी के बदले जमीन मामले में पटना, भोजपुर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और 9 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई राज्य के राज्यसभा सदस्य प्रेमचंद गुप्ता और राज्य विधायक किरण देवी और किरण के पति अरुण यादव के ठिकानों पर चल रही है। बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री का प्रसार 3 गुना बढ़ गया है। मतलब कहने का मतलब यह है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उस मीडिया रिपोर्ट के स्वतः संज्ञान लिया जिसमें कहा गया है कि भारत में इंटरनेट मीडिया पर बच्चों से जुड़ी अश्लील जो सामग्री है उसका बढ़ोतरी हो गया है, 200 से 300% बढ़ गया। आयोग ने इस संबंध में केंद्र और राज्य को नोटिस जारी करते हुए ये कहना पड़ रहा है कि इंटरनेट मीडिया पर इस तरह के खतरे को रोकने के लिए उठाए गए कदमों को 6 सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। देखा जाए 2022 में 2,04,056 केस था, 2021 में 1,63,300 और 2020 में 17,390। इस तरह से बढ़ोतरी हुई है केस में।
त्र्यंबकेश्वर में गैर हिंदुओं ने किया घुसने का प्रयास। मतलब नक्सी किसी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में शनिवार रात मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घुसने की कोशिश की। रात लगभग 9:15 की यह घटना एक वीडियो वायरल के बाद सामने आई। मुख्यमंत्री और गृहमंत्री देवेश फडणवीस ने इसकी एसआईटी से जांच करने का आदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे भी वर्तमान में है ने लोगों से सहयोग करने तथा शांति बनाए रखने की अपील किया है। पोक्सो मामले में पीड़िता की जांच में कम उम्र मानने को मिले तरजीह। मतलब नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी की अपील याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा कि अगर नाबालिग के पास जन्म या स्कूल प्रमाण पत्र नहीं और उसकी हड्डी का परीक्षण किया है तो बालिग नाबालिग होने की सीमा बालिग उम्र की पीड़िता को बालिग मान लेना पोक्सो अधिनियम का उद्देश्य नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि पोक्सो अधिनियम के तहत पीड़ित का उम्र का निर्धारण करने के लिए बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट 15 से 17 वर्ष के बीच की उम्र को मानता है। ऐसे में अदालत को कम उम्र के पक्ष पर विचार करना चाहिए। ठीक है, चलें और आगे टॉपिक। निवेश के लिए मोदी से मिलेंगे कई कंपनियों के सीईओ। मतलब केंद्र सरकार ने बीते 9 वर्षों में जिस तरह से कार्रवाई नीतियों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, उन्हें देश की संभावनाओं को मजबूत मंच दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये जानकारी दिया कि हाल ही में कई विश्व स्तरीय कंपनियों के प्रतिनिधियों ने उनसे भेंट किया है और भेंट करके भारतीय उत्पादों को निर्यात और यहाँ निवेश की इच्छा जाहिर किया है। यही नहीं, देश के लिए यह सप्ताह और भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है क्योंकि दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के दिग्गज पीएम प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। आगे है कि 19 से जापान में पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाएंगे पीएम। मतलब पीएम नरेंद्र मोदी 19 मई से 14 मई के बीच 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे। पीएम मोदी सबसे पहले 19 से 21 जापान के पीएम फूमियो किशिदा के आमंत्रण पर हिरोशिमा जाएंगे, जहाँ वह G7 देशों के प्रमुख जो बैठक है उसमें हिस्सा लेंगे। G7 जो है दुनिया के, देखिए G7 के बारे में समझेंगे। देखिए कौन कौन से सदस्य उसके बारे में हम लोग डिटेल कर रहे हैं। G7 दुनिया के सबसे अमीर 7 देशों का एक संगठन है और पिछले कुछ वर्षों से इसकी कई शीर्ष बैठक में भारतीय पीएमओ को भी आमंत्रित किया जा रहा है। इसकी अगर देखा जहाँ पीएम मोदी के अलावा जापान, ब्रिटेन, इटली, कनाडा, अमेरिका और जर्मनी और फ्रांस के राष्ट्रीय प्रमुख होंगे। इस बैठक में मुख्य तौर पर यूक्रेन पर रूस और के हमले के बाद वैश्विक स्तर पर ऊर्जा, खाद्यान्न और उर्वरक संकट की मौजूदा हालिया स्थिति और वैश्विक हालात को लेकर चर्चा होगी। पीएम मोदी की हिरोशिमा के कुछ देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी होने की संभावना है। संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है और जाम तारा जैसी साइबर ठगी पर लगेगी लगा। मतलब कहा जा रहा है कि जब जाम तारा स्टाइल में साइबर ठगी को अंजाम देना आसान नहीं होगा क्योंकि दूसरों के नाम पर या फर्जी तरीके से सिम खरीदने पर पकड़े जाने की पूरी संभावना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद से सरकार ने हाल ही में 87 करोड़ मोबाइल कनेक्शनों की जांच की है, जिनमें 40 लाख संदिग्ध मोबाइल नंबरों की पहचान की गई, जिनमें 36 लाख कनेक्शनों को निष्क्रिय कर दिया गया है। और सरकार की छानबीन में पाया गया कि एक समान फोटो फर्जी तरीके से अलग अलग नाम से एक व्यक्ति को 6800 कनेक्शन जारी किए। इसी तरह एक अन्य व्यक्ति भी फर्जी तरीके से 5300 कनेक्शन लिए थे। ये चीज़ें उसमें दिया गया है चीज़ें। अब ये भी कहा जा रहा है कि फर्जी कनेक्शन वाले व्हाट्सएप कॉल भी नहीं कर सकेंगे। मतलब संचार मंत्री जो भी वर्तमान में आश्विनी वैष्णव ने, उनका कहना है कि सिम बंद होने पर भी उस फोन से व्हाट्सएप कॉल की जा सकती है और फर्जीवाड़ा किया जा सकता है। मंत्रालय दिशा में व्हाट्सएप से बात कर रहा है और व्हाट्सएप भी फर्जी यूजर्स को ब्लॉक करने पर राजी हो गया। सिम बंद होने के बाद उस फोन से व्हाट्सएप कॉल भी संभव नहीं होगा। वर्तमान में व्यक्ति अधिकतम 9 कनेक्शन अपने नाम पर ले सकता है। ये संचार मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जल्द ही यह संख्या कम हो सकता है। मंत्रालय का अगला कदम अनचाही कॉल के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का होगा। संचार सारथी पोर्टल पर यह सुविधा होगी। कोरोना और रूस यूक्रेन ने रोकी ग्लोबल सप्लाई चेन। मतलब एयर चीफ मार्शल जो BI चौधरी का कहना है कि कोरोना महामारी रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावट आई है। कहा कि वायुसेना की लॉजिस्टिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटलीकरण, डाटा विश्लेषण की उपयोग किया जाना चाहिए। केंद्र प्रस्ताव मानता है तो 2030 में वरिष्ठ अधिवक्ता KV विश्वनाथ होंगे CJI। मतलब कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने आज आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता KV विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नति करने की सिफारिश किया है। अगर सरकारी सिफारिशों को मान लेती है तो 2030 तक विश्वनाथ भारत के 58वें CJI बन सकते हैं। भारत में वह 9 महीने CJI पद पर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका टॉपिक है पीएम जो है सो मई के अंत में क्या है तो कर सकते हैं नए संसद भवन को उद्घाटन। तो भारत के नए संसद भवन को लेकर तैयारी जोरों शोरों पर है। नई संसद भवन की साफ सफाई शुरू कर दी गई। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस भव्य इमारत में साज सज्जा का काम अंतिम समय में है। सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि महीने के अंत में संसद भवन के तैयार होने की उम्मीद है। हालांकि उद्घाटन पर सरकार की ओर से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। चलिए, तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोगों से ये गुजारिश रहेगा
कि आपको इसको शुरू से लाते जरूर देखेंगे वीडियो को। शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि भय का माहौल नहीं बने, मतलब कि शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ सरकार के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि भय का माहौल नहीं बनाए। छत्तीसगढ़ सरकार का आरोप है कि इंटेलिजेंस एजेंसी राज्य के 2000 करोड़ रुपये के शराब घोटाला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाना चाहती है। जस्टिस एस के कौल और जस्टिस यामुनुल्लाह की खंडपीठ ने के समक्ष छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी अपील में आरोप लगाया कि कई राज्यों के आबकारी विभाग के अधिकारियों ने शिकायत की है ईडी और उन्हें और परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी को धमकी दे रहा है। देखिए, मानसून में देरी 4 जून तक केरल में मतलब आ सकता है मानसून, मतलब कहने का मतलब अल नीनो के बावजूद सामान्य बारिश की उम्मीद। मतलब IMD ने पिछले उनका कहना था कि भारत में अल नीनो की स्थिति जो है कि स्थिति के बावजूद दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान सामान्य बारिश होने की उम्मीद है। वर्षा संचित कृषि का भारत में कृषि का एक महत्वपूर्ण स्थान है। शुद्ध खेती क्षेत्र का 52% हिस्सा इस प्रजाति पर निर्भर है। इसका देश के कुल खाद्य उत्पादन में योगदान लगभग 40% है, जो कि इसे भारत की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिति में एक महत्वपूर्ण योगदान करता बनाता है। भारत और चीन के बीच दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में मेजर जनरल के स्तर की वार्ता, मतलब भारतीय सेना और चीनी सेना के अधिकारियों की मंगलवार को आम बैठक हुई। यह बैठक दोनों सेनाओं के मेजर जनरल स्तर के अधिकारी के बीच लद्दाख में LGC के साथ दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में हुई है। दोनों पक्षों ने चल रहे गतिरोध को हल करने के तरीकों पर विचार किया है। इच्छा सूत्रों का कहना है कि नियमित प्रतिक्रिया थी इससे पहले, ठीक है, कहा जा रहा इससे पहले बीते महीने संघाई सहयोग संगठन जो SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक से पहले 23 अप्रैल को भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में चीनी पक्ष के मालदो में 18वें दौर की वार्ता आयोजित किया, जिसमें मई 2020 में चल रहे गतिरोध को हल करने के लिए बातचीत की गई थी। इसके बारे में यहाँ दिया हुआ चाहिए। तमिलनाडु ने कहा द केरला स्टोरी पर नहीं लगाया प्रतिबंध, मतलब तमिलनाडु सरकार जो है ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उसने फिल्म द केरला स्टोरी पर प्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाने को आदेश जारी नहीं किया है। प्रदेश का कहना है कि थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स की आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने के बावजूद उनके मालिकों ने फिल्म कलाकारों के खराब प्रदर्शन और लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिलने से 7 मई से फिल्म का प्रदर्शन रोक दिया गया है। चलिए तो आगे चल रहे हैं हम लोग। देखिए, भूटानी शरणार्थियों के नाम पर घोटाला ये चीज़ है। और आगे पड़ोसी देश में चीन का बढ़ता प्रभाव, मतलब पड़ोसी देश जो है वहाँ पे चीन का जो बढ़ता प्रभाव उसके बारे में ये आर्टिकल है। मतलब ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव GSI शैक्षिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की चीन की नई रणनीति की पहल है। क्वाड जैसे सामरिक संगठनों का प्रतिरोध करने और बेल्ट एंड रोड एशियाटिक सपने को साकार करने के लिए चीन जो है एशिया के देशों को लामबंद करना चाहता है। जाहिर है कि चीन की पहली नज़र नेपाल पर है। वामपंथी प्रभाव से चीन का विश्वसनीय साझेदारी बन गया है। भौगोलिक और सामरिक रूप से यह बेहद महत्वपूर्ण नेपाल को लेकर भी चीनी दुस्वप्न इतना गतिशील रहा है कि उसने भारत के रणनीतिक, आर्थिक और सामरिक हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नेपाल को आर्थिक रूप से अपने जद में ले लिया। चीन हमेशा से ही नेपाल के साथ विदेशों विशेष संबंधों को पक्षधर रहा है। चीन जो है हमेशा से इसका संबंध विशेष संबंध रहा है। तिब्बत पर कब्जे के बाद उसकी सीमाएं सीधे नेपाल से जुड़ गई है। चीन की नेपाल नीति का मुख्य आधार था कि नेपाल में बाह्य शक्तियाँ जो है सो अपना प्रभाव न जमा सके, जिससे तिब्बत श्वेत क्षेत्र की सुरक्षा हो सके। ठीक है, तो चलेंगे इसको आगे चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। तो देखा जाए तो अगला जो टॉपिक हमारा है, अलगाववादियों का जिक्र नहीं, विकास पर होगी बात। मतलब कहा जा रहा है कि डल झील और उसके किनारे स्थित आपका जो शेर कश्मीर इंटरनेशनल सेंटर G20 सम्मेलन में भाग लेने आ रहे देशी विदेशी मेहमानों को स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। उन्हें एक नया शांत विकास समृद्धि के पद पर अक्सर कश्मीर देखने को मिलेगा। यह वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव और कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तानी एजेंडे की विफलता की ताबूत में आखिरी कील साबित हो, क्योंकि पाकिस्तान समर्थक तुर्की भी इसमें शामिल होने की पुष्टि कर चुका है। कोई भी विदेशी मेहमान आतिथ्य का मर्यादा का उल्लंघन कर अलगाववादियों या आतंकी कमांडरों के घर दावत पर नहीं जाएगा और न ही उसके एजेंडे की वकालत करेगा। ये भारत के अविभाज्य अंग जम्मू कश्मीर में पर्यटन विकास व संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हुए भारत को अपना सहयोग देने की संकल्पना को दोहराएंगे। कश्मीर में बीते 37 वर्ष बाद यह अपनी तरह का पहला और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। अब ये कह रहा है कि भारत की कश्मीर मुद्दे पर कश्मीर मुद्दे पर सबसे बड़ी जीत है। मतलब G20 सम्मेलन भारत के लिए न सिर्फ जम्मू कश्मीर में पर्यटन में एक नई दिशा देने के लिए लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर देखा जाए तो कश्मीर ने पाकिस्तान व अन्य मुल्कों
की भूमिका को समाप्त करने के लिहाज से ही बहुत है। कश्मीर में 1986 में भी ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच क्रिकेट मुकाबला हो चुका है। जनवरी 2020 में ग्लोबल समिट भी हुआ, लेकिन जो उनका महत्व G20 सम्मेलन के मुकाबले में सीमित था। तुर्की की G20 सम्मेलन में होने की सम्मति देना पाकिस्तान के एजेंडे की नाकामी और भारत की मजबूती को दर्शाता है। यह भारत की कश्मीर मुद्दे पर अब तक का सबसे बड़ी जीत होगी। ये सम्मेलन G20 का सम्मेलन जो हो रहा है। आगे देखा जाए तो चीन से लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और मेडिकल डिवाइस का आयात घट गया है। देखा जाए तो 2022-23 में चीन से लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, इलेक्ट्रिकल सर्किट और सोलर जैसे इलेक्ट्रिक सामानों की आयात में गिरावट आई है। इकोनॉमिक थिंक टैंक ग्लोबल एंड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के जो मुताबिक रिपोर्ट जारी किया, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की आयात में गिरावट उल्लेखनीय है, क्योंकि इस सेक्टर से में ही सबसे ज़्यादा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन शुरुआत की गई। 21-22 की तुलना में अगर देखा जाए तो जो वित्त वर्ष 22-23 में चिकित्सा उपकरणों में आयात घटकर 13.6% रहा, घटकर $2.2 अरब रह गया है। अगर देखा जाए चौथा विश्व बड़ा निर्यात गंतव्य मतलब अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड के बाद चीन जो है चौथा देश है जो भारत का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। खास बात यह है कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान यहाँ पहले 3 देशों के की जनवरी निर्यात में बढ़ोतरी हुई है, वहीं चीन के जनवरी निर्यात में गिरावट दर्ज की गई है। $91 करोड़ रहा चीन से वस्तुओं का आयात 22-23 में। 14.6 अरब डॉलर था चीन से वस्तुओं का आयात वित्त वर्ष 21-22 में, मतलब आयात घटा है। कर्ज भुगतान में बेकार रहने पर अमेरिका में बढ़ेगी नहीं, मंदी मतलब बढ़ेगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि अमेरिका की वित्त मंत्री जेलेन ने मंगलवार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अमेरिका सरकारी कर्ज की अदायगी में विफल रहता है तो इससे क्या होगा, लाखों अमेरिकियों को भुगतान का संकट हो सकता है। इससे मंदी को भी बढ़ावा मिलेगा, जो बड़ी संख्या में अमेरिकियों की नौकरी और कारोबारों को भी तबाह कर सकती है। हिंद महासागर से जुड़े मुद्दों पर साझा हित जातने में जुड़ने में भारत और यूज, मतलब कहने का मतलब यह है कि भारत और यूज है हिंद महासागर में साझा हित के कारण ऐतिहासिक तौर पर करीब आते दिख रहे हैं। पिछले दिनों जो देखा जाए तो 2 दिनों में स्वीडन से लेकर ब्रुसेल्स तक दोनों पक्षों के बीच बैठकों का जो दौर चला है वो बता रहा है कि किस तरह भारत और मतलब यूरोपीय संघ जो है तकनीक से लेकर सैन्य सहयोग के मामले में साझा नजरिए को अपनाने को तैयार। इन बैठकों में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और सूचना तकनीकी संचार मंत्री राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर यूरोपीय देशों की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री जयशंकर की अगुवाई में भारत और यूरोप के प्रशांत क्षेत्र के मंत्रियों की विशेष बैठक हुई है। सेमीकंडक्टर निर्माण वर्कफोर्स का हब बनेगा भारत, श्री वैष्णव का कहना है। मतलब वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा बनने के लिए भारत की एक इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। इस दिशा में भारत सबसे पहले सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए जरूरी वर्कफोर्स तैयार कर रहा है। यह वर्कफोर्स क्या होगा कि दुनिया भर में जरूरतों को पूरा करेगा। मतलब संचार मंत्री जो हमारे अभी कौन है, अश्विनी वैष्णव का कहना है, वो बताया है उनको कि देश के 100 से अधिक विश्वविद्यालय में सेमीकंडक्टर निर्माण की जुड़ी पढ़ाई शुरू होने जा रही है। सेमीकंडक्टर निर्माण के वर्कफोर्स को तैयार करने को ध्यान में रखते हुए ही वह अमेरिका के पर्ड्यू विश्वविद्यालय के साथ ही हाल में समझौता किया। इस समझौते के तहत पर्ड्यू विश्वविद्यालय भारत के विश्वविद्यालय के साथ डुअल डिग्री पाठ्यक्रम शुरू कर सकता है और भारत में अपना परिसर स्थापित कर सकता है। पर्ड्यू विश्वविद्यालय सेमीकंडक्टर परिसर के साथ चिप डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े ऑनलाइन और हाइब्रिड प्रोग्राम की शुरुआत कर सकता है। वर्ष 2030 तक सेमीकंडक्टर का बाजार $1 ट्रिलियन का हो जाएगा और भारत अगले 20 साल को ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारी कर रहा है। तो अभी तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को शुरुआत से जरूर देखें। इससे क्या होगा कि आप लोग क्या करते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हमारी मोटिवेशन प्राप्त होती है। इस न्यूज़ को भी आप पढ़ लेंगे। कहा जा रहा है कि वायु प्रदूषण से ब्रेन स्ट्रोक की आशंका, मतलब मस्तिष्क में होने वाली रक्त की आपूर्ति धीमी पड़ने से हो सकती है मूवमेंट डिसऑर्डर की शिकायत। पार्टिकल एंड फाइबर टॉक्सिकोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुआ AI मनोग्रोथ जो दुनिया के कई ज़्यादा हिस्से में गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। धुएं और कचरे से निकलने वाली जहरीली गैस ने मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव झेला है। आमतौर पर धारणा है कि वायु प्रदूषण का सबसे ज़्यादा असर फेफड़ों पर पड़ता है और अस्थमा के मरीजों में अधिक दिक्कत होती है, लेकिन हाल में किए गए अध्ययन में पाया गया है कि वायु प्रदूषण से न सिर्फ ब्रेन स्ट्रोक की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, बल्कि स्ट्रोक के जूझ रहे मरीजों में मूवमेंट डिसऑर्डर पैदा भी हो सकता है। अध्ययन में पाया गया कि वायु प्रदूषण से मस्तिष्क को होने वाली रक्त की आपूर्ति धीमी हो सकती है। विज्ञानियों ने के एक समूह ने यह निर्धारित करने के लिए सक्षम अध्ययन किया गया कि क्या मस्तिष्क में बढ़ी हुई सर्जन, जिसे न्यूमोनेशन भी कहा जाता है, इसे दोनों दोष देना कहाँ तक उचित है। अध्ययन के निष्कर्ष पर पार्टिकल एंड फाइबर टेक्नोलॉजी ने 16 फरवरी 2023 को अंक में प्रकाशित किया था। ये कहने का मतलब ये है।
चलिए, तो हम लोगों ने आज तक का जो डिस्कस था, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, मैंने उन लोगों को डिस्कस किया आप लोगों के सामने। आप लोगों से उम्मीद हमेशा हम लोगों से रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो शेयर हो सके आप ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है इसको अच्छा रहेगा, आप लोगों से उम्मीद रहेगा कि आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे, इसको वीडियो को शुरू से लाता जरूर देखें। फिर चलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।